बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 फिज़िक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। चैप्टर नंबर 11 हमारे फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर पार्ट 1 का, और इसमें बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का टाइटल दिया गया इस चैप्टर का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले हम आइडियल गैसेस के ऊपर आते हैं कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डेट इज़ द आइडियल गैस लॉ। फर्स्ट आर्टिकल इज आइडियल गैस लॉज। सबसे पहले तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस को बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स की आपस में किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होती। आइडियल गैस इज अ गैस, आइडियल गैस ऐसी गैस को बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मॉलिक्यूल डू नॉट interact with each other except during collision। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरैक्ट का मतलब होता है कि फोर्स लगाना, यानी कि वो किसी किस्म की फोर्स नहीं लगाते एक दूसरे के ऊपर जब तक वो एक दूसरे को कोलाइड ना करें। दे एक्सर्ट ओनली फोर्स। इसका इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट ये वाला है, दे एक्सर्ट फोर्स, दे ओनली एक्सर्ट फोर्स on each other when they physically collide। यानी कि फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी किस्म की फोर्स नहीं होगी। वैसे तो जनरली होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स होती है, तो इनके दरमियान में कोई फोर्स नहीं होगी, नो फोर्स। जनरली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन आइडियल गैस में फोर्स नहीं पाई जाती जब तक वो फिजिकली कोलाइड ना करें, वो फोर्स नहीं एक्सर्ट करते। इसी वजह से हम कहते हैं कि आइडियल गैस का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो ज़ीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फ़ोर्स का होना ज़रूरी है। जबकि हमने कह दिया कि यहाँ पे तो किसी किस्म की फ़ोर्स ही नहीं है इनके दरमियान में। हम बोलेंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स of an ideal gas is 0, minimum, मैक्सिमम, इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे जी कि
चूँकि इनके दरमियान में किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। ओनली द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हम आगे जाके अभी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला जो आइडियल गैस लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट लॉ आता है, दैट इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, या हम यहाँ से अगर कर लें तो प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टी। और एक बात याद रखिएगा, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन आपने याद रखना है कि इस बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए शर्त है कि इफ़ T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब तक आप T कांस्टेंट रहेंगे उस कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर T वेरी करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी। यानी कि वो जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आंसर कांस्टेंट दे रहे हैं वो कांस्टेंट बेसिकली टेम्परेचर ही है खुद। अगर हम इसको ग्राफिकली डिनोट करना चाहें, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफिकली अगर वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया जाए प्रेशर को और एक्स एक्सिस पर ले लिया जाए वॉल्यूम को, क्योंकि प्रेशर का वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। और अगर फर्ज कर लें ये टेम्परेचर T1 पर है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं T2 कर देता हूँ, तो ग्राफ आपका यूं बन जाएगा। ये टेम्परेचर T2 पे ग्राफ बनेगा सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे ये ग्राफ ऊपर ऊपर को शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन ग्राफ तो इन्वर्स रिलेशन में ही बनेगा, यानी कि P और V का इन्वर्स रिलेशन। अगर आप टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे ये ग्राफ नीचे को शिफ्ट होता चला जाएगा, शेप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज करने से इसकी शेप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, किस चीज़ पे इफेक्ट होगा? इसके नीचे वाला जो एरिया आ रहा है, लेट्स सपोज जी मैं ग्राफ के नीचे वाला ये एरिया जो शेड कर रहा हूँ, अगर मैं ये एरिया आपको बताता हूँ किसके, ये वाला एरिया जो है ये एरिया अफेक्ट होगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये वाला एरिया, राइट जी। इसके बाद आता है जी चार्ल्स लॉ। आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है, अगर डिफरेंट ग्राफ पूछा जाए तो हाई टेम्परेचर पर आपने वो वाला ग्राफ चूज करना है जिसके नीचे एरिया ज़्यादा आ रहा होगा, और लोअर टेम्परेचर पर वो वाला ग्राफ चूज करना है जिसके नीचे वाला एरिया क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। इसके बाद आता है जी चार्ल्स लॉ, एक हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। चार्ल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है और जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ख्याल रखिएगा ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? T का मतलब है जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि केल्विन वाला जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक किसी गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ, अगर मैं वॉल्यूम के नीचे टाइम ले आऊँ, टेम्परेचर ले आऊँ, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या होगा अभी देख लेते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट रखा जाएगा, अगर मैं रेशो बनाना चाहूँ तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, और इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, P इज कांस्टेंट। इसमें प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है चार्ल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए।
अब टेम्परेचर, ये जो मैंने बताया टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, पहले से ग्राफ बनाने से पहले तवज्जो कीजिएगा ज़रा बात। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अगर टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। हम बोलेंगे एट 0 केल्विन वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 केल्विन पर वॉल्यूम का गैस 0 होगा। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 केल्विन के बराबर नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में इसके फार्मूलाज भी बताऊंगा कन्वर्जन के। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो होता है 273.16 केल्विन होता है। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, लाइक मैं ग्राफ बनाता हूँ जी वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, और टेम्परेचर को मैं केल्विन में मेजर करता हूँ, तो यहाँ पर 0 केल्विन है तो वॉल्यूम भी 0 होगा। और ग्राफ चूँकि वॉल्यूम का टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ग्राफ ने बनना है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से बना लें, राइट जी। अगर मैंने फ़र्ज़ कर ली ये बनाया है प्रेशर P1 पर, अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर देता हूँ, तो वैसे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन अगर प्रेशर चेंज करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर देता हूँ तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, लाइक P2 ऐसे हो जाएगा, सच डैट P2 इज़ ग्रेटर देन P1। यानी जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे, इसके दरमियान में ये जो एंगल आ रही है वाला, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हाई प्रेशर पर आपका जो ग्राफ होगा वो वॉल्यूम एक्सिस की तरफ मूव करेगा, लो प्रेशर पर आपका ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस के करीब रहेगा, राइट जी। तो आपने इस केस में यूँ कह सकते हैं कि स्लोप जो है, ग्रेडियंट स्लोप जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज़ करेगी अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यही जो ग्राफ है बनाऊँ मैं केल्विन की बजाय डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट, लाइक मैं ग्राफ ऐसे बनाऊँ कि मेरे पास ये एक्सिस है, राइट जी, और मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को ग्राफ प्लॉट करूं। लेकिन अब की बात जो मैं टेम्परेचर लेना चाहता हूं वो मैं एक्स एक्सिस पर लेना चाहता हूं। ये टेम्परेचर लेना चाहता हूं मैं डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वॉल्यूम 0 नहीं है। अगर वाई एक्सिस पर वॉल्यूम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से कहीं से शुरू करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कुछ होगा, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर रहे हैं। तो फिर 0 कहाँ पर होगा? अभी मैंने बताया कि जो 0 केल्विन होता है ना, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है जी 273.16 केल्विन। और अगर आप यहाँ से 0 केल्विन निकालना चाहते हो, तो 0 केल्विन निकलेगा -273.16 केल्विन डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपका जो वॉल्यूम है 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होता है, तो फिर इसका मतलब -273.16 पर वॉल्यूम 0 होगा। तो ग्राफ को मैं पीछे को बढ़ाऊँ इधर को, तो अभी देखें ज़रा, ये जो पोर्शन मैंने पीछे को बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पर आके वॉल्यूम 0 हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर आके।
अब ये पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस बनेगा? ये बनेगा -273.16 डिग्री सेल्सियस, राइट जी। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ को बड़े तवज्जो से ख्याल रखना है कि जी वॉल्यूम जो है वो अगर डिग्री सेल्सियस में बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, और अगर केल्विन में ग्राफ को प्लॉट किया जाए वॉल्यूम के अगेंस्ट तो कैसा बनेगा। एक होता है जी प्रेशर लॉ, ये हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक होता है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ क्या कहता है? प्रेशर लॉ ये कहता है कि प्रेशर का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रखी जाएगी? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेशो बनाना चाहूँ, अगर टी को इस तरफ लेके आऊँ तो क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज दैट प्रेशर अपॉन टाइम, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर रेशो की फॉर्म में बात करता हूँ तो क्या बनेगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और इसमें क्या चीज़ आपने कांस्टेंट रखनी है? अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मैं इसी को ग्राफिकली से डिनोट करना चाहूँ तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा कि प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आप प्रेशर को आप ले लें वाई एक्सिस पर बेशक, और टेम्परेचर को ले लें आप एक्स एक्सिस पर। टेम्परेचर मैं केल्विन में प्लॉट कर रहा हूँ तो ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, राइट जी। अब अगर इन तीनों लॉज को इकट्ठा कर लिया जाए, अगर इन तीनों लॉज को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक लॉ बन जाए जिसे बोलते हैं जर्नल गैस लॉ। इसे जर्नल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन कह लें या जनरल गैस लॉ कह लें। ये जर्नल गैस लॉ बेसिकली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये जो प्रेशर लॉ है, इन तीनों को इकट्ठा करने से मिलकर बनेगा। अब ये हमने पढ़ा कि प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह हमने भी पढ़ा कि प्रेशर का और टेम्परेचर का जो रेशियो वो भी कांस्टेंट रहेगी, और वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं अगर इन तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो बनेगा P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली किसके बराबर आता है? हम इसको यूँ लिख सकते हैं P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, राइट। और अगर यहाँ से मैं कांस्टेंट देखना चाहूँ, कांस्टेंट क्या आता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है PV/T इज इक्वल टू NR, ये कांस्टेंट आता है इसका। और यहाँ से बनेगा ये PV इज इक्वल टू NRT। और यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ मोल्स हैं, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और जो R है इसे बोलते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 होती है जूल पर मोल पर केल्विन, एंड इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। अब आप इस इक्वेशन से कोई भी लॉ ड्राइव कर सकते हैं। देखें अगर NR तो वैसे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा जो कि बॉयल्स लॉ बन जाएगा। अगर आप NR कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो P का और T का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा जो कि प्रेशर लॉ है। और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम का टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा जो कि चार्ल्स लॉ है। तो आप इस एक लॉ से, जर्नल गैस इक्वेशन से आप हर तरह के लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन बात एंड पे करवाता हूँ। अभी पढ़ लें प्रेशर ऑफ गैस, ये तो हो गए जर्नल गैस लॉज। अब यहाँ से मैं इसी के नीचे से मैं नया स्टार्ट करता हूँ, नया आर्टिकल।
and that is pressure exerted by ideal gas. Pressure of an ideal गैस। आपके पास आइडियल गैस हो, आइडियल गैस को हम डिफाइन कर चुके हैं, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आप लोगों ने एफएससी में एक लंबी डेरिवेशन के बाद एक फार्मूला डिराइव किया था, और वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला ये था कि अगर आप प्रेशर और किसी भी कंटेनर के अंदर गैस इनक्लोज या फर्ज कर लें, लेट्स सपोज जी ये कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक गैस है, ये जी कंटेनर। इस कंटेनर में हमारे पास ये रहा इसका एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड दैट इज द ओरिजिन। और इसमें बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। एंड दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर and they exert force on the walls of container, right जी। तो ये जो कंटेनर की दीवारों पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा, उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? उस प्रेशर के फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं इन मॉलिक्यूल से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल लिखने लगा हूँ मैं, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा ज़रा। ये जो सिंबल हम यूज़ करते हैं अपनी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, या जस्ट मिनट में अपना बोर्ड लॉन्च कर लूँ। हमारे पास अगर मैं तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल होता है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो वो ये होता है जी वी, ये सिंबल यूज़ करते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम मीन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वी मीन, या खाली मैं वी एम लिख देता हूँ, वी एम। ये कैसे निकाली जाएगी? तमाम वेलोसिटीज़ को ऐड किया जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn, और उनको n से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपकी मीन वेलोसिटी निकल आएगी गैस मॉलिक्यूल्स की। और ये गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी निकलेगी? 0। क्यों? रीज़न क्या है इसकी, 0 क्यों आएगी? रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स चूँकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और रैंडम मोशन की वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा, तो कोई अनदर मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी जा रहा होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जा रहा होगा, तो कोई अनदर मॉलिक्यूल नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी जा रहा होगा। तो इस फॉर्मूले में जितनी वेलोसिटीज़ पॉजिटिव होंगी, उतनी ही वेलोसिटीज़ क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। इसलिए इसका आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, आप बोलेंगे 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लें, हम ऐसा कर लें कि स्क्वायर ले लें, फिर मीन ले लें, इसे बोलेंगे मीन स्क्वायर, VMS। तो ये कैसे निकलेगा? हमने तमाम वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर देना है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। आप देखें जरा, मैंने तमाम वेलोसिटीज़ का स्क्वायर करके फिर n से डिवाइड किया है। इसका आंसर 0 नहीं आएगा। रीज़न? क्योंकि स्क्वायर लेने से तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, और आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
लेकिन चूँकि अभी आपने इसका स्केयर लिया हुआ है, तो आप इसका रूट भी ले लें, यानी कि स्केयर लिया आपने, फिर मीन लिया आपने, फिर रूट लिया आपने, इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपने करना है, जो आपने मीन स्क्वायर निकाला है उसका रूट ले लें, यानी कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। तो इसका आंसर 0 इसका भी नहीं आएगा। तो ये 3 तरह की वेलोसिटीज हम गैस के फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपकी फाइंड की जा सकती है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मीन वेलोसिटी, एक होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अब किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर का जो फॉर्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। किसी भी गैस के प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है जी P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर। ठीक है जी, 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर। दिस इज द रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इस फॉर्मूला के मुताबिक प्रेशर का डेंसिटी ऑफ गैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और प्रेशर का रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं रूट मीन स्क्वायर को डबल कर देता हूँ, प्रेशर डबल होगा। और अगर मैं नहीं सॉरी, अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ तो प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं डेंसिटी को डबल करता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहूँ VRMS, तो किसके बराबर निकलेगी? 3P अपॉन रो। ये फार्मूला बनेगा इसका रूट मीन स्क्वायर का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब तो जो करना ज़रा, अब इसके अकॉर्डिंगली जो रूट मीन स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट प्रेशर के साथ डायरेक्ट है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर का डेंसिटी ऑफ गैस के साथ इन्वर्स है। अब अगर मैं प्रेशर को डबल करता हूं तो फिर रूट मीन स्क्वायर पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखें, प्रेशर का ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब मैं जितना भी प्रेशर करूंगा उसका मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर मैं प्रेशर को 4 टाइम्स करता हूं तो फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी। अगर मैं कहता हूँ प्रेशर को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो आपको क्या करना है? 2 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4। आप कहेंगे रूट मीन स्क्वायर 1.4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। और इसी तरह से अगर मैं डेंसिटी के साथ देखूँ तो डेंसिटी डबल करने से रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। फर्दर मोर अगर मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करता चलूँ तो उसको मज़ीद यूँ भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज जी, आप अभी जो मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 रो वी आर एम एस स्क्वेयर, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो बच्चों ये जो 1/2 रो वी स्क्वायर पता क्या होता है? मैं आपको भी समझा देता हूँ 1/2 रो वी स्क्वायर होता क्या है। एक मिनट जरा, मैं इसको जो था ना 1/2 रो वी स्क्वायर, ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। कैसे? ये देखिएगा ज़रा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइड पे कि जी जो 1/2 रो वी स्क्वायर क्या होती है? 1/2 रो वी आर एम एस स्क्वेयर। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर
वॉल्यूम, साथ आ गया VRMS स्क्वायर। सब लिख लें 1/2 mVRMS स्क्वायर ओवर वॉल्यूम। अब देखें ज़रा ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी का, और नीचे वाला क्या बन गया वॉल्यूम का। इसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से प्रेशर लिख सकता हूँ 2/3 इंटू, ये ब्रैकेट में क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, राइट जी। तो यहाँ से आपको रिलेशन चेक करना है कि किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और किसके साथ इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन नंबर, ये जो हमने फार्मूला भी बनाया, इसी फार्मूला को अगर मैं ये कुछ यूँ लिख दूँ कि प्रेशर को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देने से क्या आएगा, आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ इसको, इसलिए मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा मैं। और वो फार्मूला था कि अगर आप टेम्परेचर लिखना चाहते हैं गैस का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस, नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहना चाहिए, खाली टेम्परेचर कहना गलत होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने बता दिया कि वो टेम्परेचर जो आपका केल्विन में मेजर किया जाता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। आप लोगों ने एफएससी में डिराइव किया हुआ फार्मूला आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फार्मूला होता है 2/3 K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है। और इस फार्मूला के मुताबिक टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। यानी अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल होगा। लेकिन कौन सा टेम्परेचर डबल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होगा, राइट जी। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा, केल्विन वाला। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जी एक गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वह है जी 1 जूल और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, या बल्कि कह लें 27 डिग्री सेल्सियस कर लें। चलो 27 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर कितनी कर दी, उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2 है, डेट इज इक्वल टू 2 जूल। तो बताइए टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन है जी 54 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 300 केल्विन, और डी ऑप्शन भी मैं खाली छोड़ता हूँ, सॉल्व करने पर चेक करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि ये जो टेम्परेचर है ये कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जी आपने केल्विन वाला टेम्परेचर पुट करना है। अगर मैं रेशो बनाऊँ यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो बनता है जी T1/T2 इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2। अगर मुझे T2 फाइंड करना है, यहाँ से T2 निकालना है तो किसके बराबर निकलेगा, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर काइनेटिक एनर्जी 1 मल्टीप्लाई T1। ये ख्याल रखिएगा आपने, ये तो 2 है, ये 1 है और
T1 आपने पुट करना है 27 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो हम पुट करें 300 केल्विन, ऑप्शन में क्या है, आंसर आ गया 600 केल्विन। अब इसका आंसर है 600 केल्विन। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, तो आप क्या करेंगे 600 माइनस 273, तो ये बन जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। इसका डेल्टा ऑप्शन क्या बनेगा, या तो 600 केल्विन लिखा होगा वो भी ठीक है, या 373 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा वो भी क्या है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा, कि इसका जो एनर्जी डबल करने से एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होना है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हमें टेम्परेचर कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाएं, आप लोगों ने वैसे फार्मूला याद किया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक फार्मूला सिंपल सा बता देता हूँ। हमारे पास जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, अभी करवाने लगा मैं थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री का मतलब क्या होता है कि आपने थर्मोमीटर डिज़ाइन करना है। 3 तरह के थर्मोमीटर हम डिज़ाइन करते हैं, और कोई भी थर्मोमीटर डिज़ाइन करना हो उसके एक असूल होता है। असूल क्या होता है कि उसका एक लो पॉइंट चूज़ किया जाता है और उसका एक अपर पॉइंट चूज़ किया जाता है। अगर फ़र्ज कर लो मेरे पास ये स्केल है, 3 डिफरेंट स्केल्स हैं, तो अगर फ़र्ज कर लें ये है डिग्री सेल्सियस में, ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट में, और ये वाला है केल्विन में। तो थर्मोमीटर बनाते हुए एक बात का ख्याल रखा जाता है कि आप इसके डिफरेंट इसके लो पॉइंट और हाई पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं। इसका जो लो पॉइंट होता है वो 0 होता है, और जो हाई वाला पॉइंट होता है वो होता है 100, और इसके दरमियान में 100 डिवीजन लगाई जाती हैं, 100 डिवीजन लगती हैं, राइट। फिर इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट होता है इसका लो पॉइंट 32 होता है, हाई पॉइंट जो होता है वो 212 होता है, और इसके ऊपर जो डिवीज़न लगती हैं वो टोटल डिवीजन्स 180 डिवीजन्स आती हैं। और जो केल्विन का लो पॉइंट होता है वो होता है 273, और अपर पॉइंट होता है 373, और इसके ऊपर आपके पास आती हैं डिवीजन्स 100 डिवीजन्स। और ये बात याद रखिएगा, तीनों स्केल आपस में इक्वलेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई स्केल छोटा है कोई स्केल बड़ा है। यानी अगर मैं कहूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 273 केल्विन के बराबर होता है। लो पॉइंट सारे एक जैसे होंगे। अपर पॉइंट की बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा, डिग्री सेल्सियस का 100, फ़ारेनहाइट का 212 और केल्विन का 373, ये आपस में क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो हमने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स लगाई हुई हैं, ये नंबर ऑफ़ डिवीजन्स अगर मैं बात करूँ इसकी 100 डिवीजन्स की, इसकी जो 100 डिवीजन्स होंगी ये किसके बराबर होंगी, इस फ़ारेनहाइट की 180 डिवीजन्स के बराबर होंगी, और ये केल्विन की 100 डिवीजन्स के बराबर होंगी। अगर मैं इसको पर डिवीजन बात करूं तो इसकी 1 डिवीजन जो होगी डिग्री सेल्सियस की, डेट वुड बी इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 1 डिग्री चेंज आता है सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन में चेंज आएगा, 1.8, यानी 1 डिवीजन नहीं चेंज होगी, 1.8 डिवीजन चेंज होगी, और केल्विन में 1 डिवीजन चेंज होगी। तो ये डिवीजन का फॉर्मूला है। तो आपको अगर कोई भी टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला पूछा जाए तो आपने फार्मूला याद रख लेना है। टेम्परेचर कन्वर्जन का एक ही फार्मूला आपको बताऊंगा मैं, आप इस फार्मूला से किसी भी तरह का टेम्परेचर जब कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन
जी, तो टेम्परेचर कन्वर्जन का जो फार्मूला है आपने याद रखना है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला जी टेम्परेचर, ये फार्मूला याद रखना है आपने। टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का है, फ़ारेनहाइट का, केल्विन का है, माइनस करना है उसका लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, और डिवाइड बाई जितनी आपने उसके ऊपर क्या लगाई होंगी, डिवीजन्स लगाई होंगी, डिवीजन्स। आपने इस फार्मूला के मुताबिक आपने किसी भी टेम्परेचर को अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। आपसे कहा जाता है जी कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके दें डिग्री फ़ारेनहाइट में, या डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके दें केल्विन में, या केल्विन को कन्वर्ट करके दें डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन को कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कोई भी कन्वर्जन देता है तो आपने क्या करना है, सिंपल देखें, फार्मूला बन जाता है अभी आपका। आपको कोई भी कहा जाता है, फ़र्ज़ कर लें डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, आपने ना डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर होगा, अब डिग्री सेल्सियस का लो पॉइंट क्या है, 0 है, और डिवीजन कितनी आ रही है उसके ऊपर, 100। अब आपने इसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बराबर रख देना है, इक्वल। किस में कन्वर्ट करना है? अगर तो आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और लिख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, और ये माइनस कर देंगे इसको किस में से, इसके लो पॉइंट से। लो पॉइंट क्या है इसका, 32, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है इसके ऊपर, इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 180 डिवीजन्स। अगर आपको इसी को केल्विन में कन्वर्ट करना है, आप इसको बराबर रख दोगे, लाइक जी केल्विन में करना है आपने, केल्विन लिख देंगे, माइनस जी केल्विन का लो टेम्परेचर कितना है, लो पॉइंट 273 ओवर कितनी डिवीजन है, 100, राइट जी। तो इस तरह से आप सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें ना, सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंपल कर सकते हैं आप। बाकी ये फार्मूला आप याद कर लें कि एक ही फार्मूला, अब आपको जो रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक आप कन्वर्जन करेंगे। आप जब टेस्ट मिलेगा आपको टेस्ट करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं सवाल करता हूँ एक, मैं कहता हूँ जी कि -40 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है आपने, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। आप इस फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या लिख देंगे, -40, और फ़ारेनहाइट का आंसर निकाल लेंगे, केल्विन को छोड़ देंगे। यू विल सी कि जब -40 डिग्री सेल्सियस का आंसर क्या आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर निकलेगा। ये आप बेशक चेक कर लीजिएगा कि अगर आप -40 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे तो आपका आंसर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मतलब -40 पर डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर वापस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, राइट जी। इसी तरह से आपने एक सवाल करना है खुद से, आपने बताना है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हों तो वो कितने केल्विन के बराबर आएगा। यानी जैसे अभी मैंने देखा ना कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसी तरह से वो कौन सा टेम्परेचर जिस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर निकलेंगे। हिंट मैं देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट छोटी सी हिंट मैं देता हूँ ये कि आपने जो फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला फार्मूला पुट सॉल्व करना है, यानी कि आपने सेल्सियस को छोड़ देना, फ़ारेनहाइट और केल्विन को यूज़ करना है, एफ़ और के को आपस में इक्वल रख के पुट कर देना है। यानी एफ़ की जगह पर के लिख दो या के की जगह पर एफ़ लिख दो, दोनों में से कोई एक लिख के सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा डेट विल आपका आंसर आएगा तकरीबन 574 पॉइंट समथिंग। आपको आंसर भी बता रहा हूँ, आपने इसको जस्टिफाई करना है कि यस इसमें बराबर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया कि आपको अगर टेम्परेचर कन्वर्ट करने को कहा जाए तो आप इस फार्मूले की मदद से टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि टेम्परेचर की बजाय टेम्परेचर डिफरेंस कन्वर्ट करने को कहा जाता है। कैसे? मैं क्वेश्चन करता हूँ जी, लेट्स सपोज टेम्परेचर 1 है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 2 है 200 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बताना है कितना होगा। ऑप्शन है 100 केल्विन, बीटा ऑप्शन है 200 केल्विन, सी ऑप्शन है
373 केल्विन, 373 केल्विन, और डी ऑप्शन है 300 केल्विन। जी इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सोचें ज़रा। एक ही सवाल आपसे पूछा है मैंने, बाकी तो मैंने सारे करवा दिए हैं। बताइए कोई आंसर इसका मुझे। सी, देखा गड़बड़ कर दी वही, बच्चे ने कहा जी सी, जबकि सी इसका गलत आंसर है। अब मुझे पता है बच्चे ने कैसे थर्ड चार्ली बोला है, लेकिन जी इन्होंने किया क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ही निकाल लें ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, ये आ गया 200 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, डेट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आंसर चूँकि केल्विन में गिवन है, इसमें आपने करना है 273 ऐड कर लेना है, तो 373 केल्विन आंसर आ जाएगा। जबकि सारा सोल्यूशन आपका क्या है, ये वाला गलत है। असूल ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है केल्विन में, तो सॉल्व भी केल्विन में करना पड़ेगा आपको। लाइक ऐसे पहले आपको T1 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या आ जाएगा, ये 373 केल्विन। T2 कितना आ जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डेट बिकम 473 केल्विन। अब आप इसका निकालोगे टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 डेट इज इक्वल टू 100 केल्विन। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डेट वुड बी द 100 केल्विन। अब इसको आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस की कन्वर्जन करनी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की कन्वर्जन का फार्मूला याद रख लीजिएगा आप कि द फार्मूला क्या है। फार्मूला जी डेल्टा सी, डेल्टा डिग्री सी ओवर 5, डेल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 9 इज इक्वल टू डेल्टा केल्विन ओवर 5। ये फार्मूला याद करेंगे। ये फार्मूला किसके लिए है, टेम्परेचर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है और केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के नीचे 5 आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये टेम्परेचर डिफरेंस आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर नंबर 11 का पहला लेक्चर है। अभी चूँकि अजानें भी हो रही हैं और टाइम भी हो रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर लें। इसका जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, वो छोटा सा ही है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अभी आप किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें आप।